हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि लास्ट वीडियो में बच्चों हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में सीखा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चलते हैं बच्चों, आराम से एंजॉय के साथ हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक देखते हैं अपना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका जो डेरिवेशन है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। अच्छा बच्चों, ये अक्षीय स्थिति क्या है? तो अक्षीय स्थिति के बारे में मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं क्या जाता है। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है बच्चों? अगर हम अक्षीय स्थिति की बात करें, यानी एक्सिस पोजीशन पर, एक्सियल, जैसे अभी मैं अगर ऐसे आपके सामने खड़ा हूं और मैं अपने हाथ अगर ऐसे फैलाता हूं, तो बच्चों ये मेरी एक्सियल पोजीशन है, यानी कि अक्षीय स्थिति है मेरी हाथों के अलोंग। तो ये मेरे लिए क्या होगी? अक्षीय स्थिति होगी। यानी कि उसी अक्ष पे, उसी एक्सिस पे, उसी अक्ष पर अगर कोई पार्टिकल आपका कोई द्विध्रुव एक्स अक्ष पे रखा हुआ है, तो हम एक्स अक्ष पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कैसे? हम यहां मान करके चलते हैं कि माना कोई द्विध्रुव है ए बी, कोई द्विध्रुव है ए बी, जो कि आपका पॉजिटिव यानी कि धन एक्स अक्ष पर रखा हुआ है। हम ये लेके चलेंगे कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है ये? हमने माना कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये ए बी हमने द्विध्रुव माना। इसको हम ले रहे हैं पॉइंट ए, इसको हम ले रहे हैं पॉइंट बी। यहां हमने ले लिया धन आवेश क्यू और यहां हम ले लिया ऋण आवेश क्यू। क्योंकि द्विध्रुव में क्या होता है बच्चों? दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। तो एक हमने धन क्यू यानी प्लस क्यू, एक हमारा माइनस क्यू। हमने माना कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु, हमने इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या लिया? ओ से आर दूरी पर, इस आर दूरी पर कोई बिंदु है पी। ओ से इस पी की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है? आर। अब हमें ये पता है कि भाई द्विध्रुव के जो दूरी होती है वो हम लेते हैं 2a। कुछ बुकों में 2l भी ली जाती है, वो आपकी मर्जी है बच्चों, आप 2l लें या फिर आप 2a लें। तो हमने माना कि ये क्योंकि हमें एक चीज पता है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो 2a होती है। तो मध्य बिंदु से दूरी क्या होगी? ये a और ये a। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों ये बताइए कि इस धन आवेश से ये आपका पॉइंट ए से p कितनी दूर होगा? जब O से P तक R है, O से A तक A है दूरी, तो A से लेके P की क्या होगी? R माइनस A। और अगर हम अब ये माइनस चार्ज से देखते हैं, तो
R प्लस ए। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा ये। हमने क्या माना, हमने माना कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसका मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि अगर यहां पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, क्योंकि हम एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल भी चुके हैं। अब जो पॉजिटिव आवेश है यानी कि आपका जो धनावेश है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर। ऋण आवेश से ये हम ले लें अगर E2 वेक्टर। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। सबसे पहले हम पॉजिटिव Q आवेश के कारण, पॉजिटिव Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगी? E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि निर्वात में है। किसमें है बच्चों? निर्वात में। तो पॉजिटिव Q आवेश अपॉन डिस्टेंस क्या है? R² आता है। तो पॉजिटिव Q से बिंदु P की जो दूरी है कितनी है? R माइनस ए। तो R माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें इधर की तरफ, किधर की तरफ लग रहा है बच्चों? AP की ओर, A से P की ओर, A से P की ओर इसकी डायरेक्शन है ये, A से P की ओर। अब अगर हम निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। क्या होगा? E2 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये माइनस Q आवेश है आपका, हम इसका परिमाण लेंगे। दूरी क्या है बीच की? माइनस Q से P कितनी दूर है? R प्लस ए। तो R प्लस ए का स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा क्या होगी E2 की? P से B की ओर, P से B की ओर। ये इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में परिमाण के साथ साथ बच्चों हमको दिशा भी बतानी होती है। तो दिशा के लिए क्या? ये P से E की ओर। समझ में आ गया? अब अगर हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो अब अगर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखते हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या होगा बेटा? E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। क्या आ गया? E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। कुछ बुकों में भी होता है, आप इसे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ चार्ज के लिए बेटा माइनस लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर यहाँ आप इसे प्लस ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ उसका क्या लेके चल रहे हैं? परिमाण लेके चल रहे हैं।
तो अब हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि E1 E2 एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो इनका परिणामी क्या होगा, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस E1 और इस E2 की वैल्यू पुट करेंगे। करते हैं जी वैल्यू पुट, तो क्या आएगा निकल करके, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 और Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हम दिशा की बात करेंगे तो यहां आप चाहे तो आर कैफ ले लें या एक साथ हम पी कैफ लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए आप दिशा में पी कैफ भी ले सकते हैं। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ कॉमन आ रहा है 1/4πε0 और ये क्यू भी कॉमन आ रहा है, तो ये 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हम नीचे से एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1/4πε0 क्यों एलसीएम लेंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो r माइनस ए के होल स्क्वायर से r माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 1 में मल्टीप्लाई किसकी होगी, r प्लस ए के होल स्क्वायर की, माइनस यहाँ पे होगा r माइनस ए का होल स्क्वायर और ये आपका पी कैफ। तो अब 1/4πε0 क्यों, यहां पे r माइनस ए का भी स्क्वायर है, r प्लस ए का भी स्क्वायर है, यानी दोनों का वर्ग है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि यहां से r प्लस ए के साथ एक तो मैंने r माइनस ए ले लिया और फिर r प्लस ए और ये r माइनस ए, अभी भी तो स्क्वायर है ना, देखो बच्चों r प्लस ए का अभी भी स्क्वायर है, बस हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया है वो अभी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, दो वर्गों का अंतर। तो अब ऊपर से आप इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। यहां मैं स्क्वायर भी ओपन करूंगा बच्चों और साथ ही साथ इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी करता चलूंगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra, क्योंकि वैसे तो यहाँ क्या आता है, माइनस आएगा, है ना, ब्रैकेट जो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं a माइनस बी का, लेकिन इस माइनस की वजह से अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो अब आप यहाँ देखें, इस आर स्क्वायर ए स्क्वायर से ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बन गया, ये तो फॉर्मूला बन गया दो वर्गों के अंतर का। तो कैसे लिख सकते हो, 1/4πε0 क्यों, 2ra और 2ra अगर आप ऐड करेंगे तो 4ra और ये हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों ऐसी ही यहां से भी r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप उसका सीधा स्क्वायर भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना बच्चों। भाई ये हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसी का होल स्क्वायर हमने लिख लिया है। आगे ये ई वेक्टर यहां बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो अब अगर हम देखें 1/4πε0, इस 4ra को मैं लिखूंगा 2r मल्टीप्लाई 2a। कैसे, मैं एक तो इस q के साथ लूंगा 2a और एक मैंने 2r, 2a की मल्टीप्लाई 2r में करोगे 4ra ही तो आएगा, बस इसको हमने तोड़ करके गुणनखंड बना के थोड़ा लिख लिया है, अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे ठीक है। अब बच्चों अगर हम ये देखें कि अगर इस r की वैल्यू इस a की तुलना में बहुत ज्यादा है, यानी हमारा जो a है द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु से किसी एक आवेश से जो मध्य बिंदु की दूरी है a, अगर वो r की कंपेयर में बहुत छोटा है, या फिर ये कहें कि r बहुत बड़ा है, कैसे कि यदि r इज ग्रेटर देन a, अगर r a के कंपेयर में a की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो तब क्या होगा,
हमारा ये जो ए स्क्वायर है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 के, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, जो कि लगभग हम 0 मान लेते हैं। और हमें एक चीज और पता है बच्चों, क्या पता है कि भाई Q मल्टीप्लाई 2a तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। क्या होता है? ये तो P हो जाएगा, P वेक्टर हो जाएगा ना बच्चों। तो अब हम क्या लिखेंगे? अतः ये हमारा व्यंजक क्या बदल गया? इसको अगर हम देखें, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q मल्टीप्लाई 2a की जगह तो हम लिख देंगे P वेक्टर, और ये क्या आया 2r अपॉन में, जब a स्क्वायर 0 हो गया, यहां स्क्वायर है, जब ये a स्क्वायर 0 हो गया तो r स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि जब घात की भी घात हो तो उनकी आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, क्योंकि ये a तो क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या? r स्क्वायर। अब r स्क्वायर में जब इस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो r की पावर 4, और ये p कैप। अब इसकी r की एक पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब इंटू p कैप। यहां r की घात 4 है, यहां 1 है, तो 4 में से एक पावर कम हो गई। ये आ गया जी हमारा अभीष्ट व्यंजक। यही अभीष्ट व्यंजक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, यही अभीष्ट व्यंजक है हमारा। अगर इसका परिमाण हम देखें, सिर्फ और सिर्फ अगर आप परिमाण देखते हैं तो आप परिमाण के लिए लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2p अपॉन r क्यूब। काफी न्यूमेरिकल हम इससे सॉल्व करेंगे। आगे जब हम अंकित प्रश्न करेंगे तो काफी अंकित प्रश्न हम इससे करेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। देखें भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमने निकाला है। ये पूरा उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे आगे अब जो नेक्स्ट है, इसी का एक पॉइंट है, वो हम साथ साथ करे लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में बच्चों? निरक्षीय में। अभी तो निकाला अक्षीय, अब निरक्षीय क्या होगा? निरक्षीय क्या होता है आपका कि अगर मैं खड़ा हूं, ये मैं ऐसे हाथ रखे तो अक्षीय, और अगर आगे मैं ऐसे बात करूं तो ये हो गया निरक्षीय, यानी कि बाइसेक्टर पॉइंट पर, यानी परपेंडिकुलर पॉइंट पर। तो अब हम दूसरा जो डेरिवेशन करेंगे बच्चों, जो दूसरा व्यंजक करेंगे वो हम निरक्षीय स्थिति के लिए करेंगे। तो करते हैं भाई। दूसरा हमारा व्यंजक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय, इसको इक्वेटोरियल भी बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? हर बार अगर आप देखते हैं बच्चों, हर साल यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। मोस्टली अगर आप देखेंगे कि अगर इस बार अक्षीय स्थिति का आ गया तो नेक्स्ट टाइम आपका निरक्षीय का, फिर अक्षीय का, यानी कि दोनों व्यंजक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको बिल्कुल एकदम 100% आने चाहिए। ठीक है, इनका आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये छूटना ना पाए, और ये एग्जाम में बिल्कुल आएगा बच्चों। 100% दोनों में से कोई एक व्यंजक आपको परीक्षा में मिलेगा।
तो निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, हम वही मान के चलेंगे फिर से कि माना हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। हमने क्या माना कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, ये हम लेके चल रहे हैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इस पे हमारा धन आवेश Q, यहां हमारा ऋण आवेश Q। हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु है O। क्या है बच्चों? मध्य बिंदु है O। तो अब जब द्विध्रुव की दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2a, तो भाई मध्य बिंदु से क्या होगी, ये भी A हो गया और ये भी A हो गया। अब हम मानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव AB से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट P है। ये हमने माना कि R दूरी पर, यहां अगर मैं लेके चलूं कि ये कोई पॉइंट P है जिसकी दूरी है मध्य बिंदु O से R, और इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये 90 डिग्री है, क्योंकि जब निरक्षीय में है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल ही आपका बनेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं पॉजिटिव क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ये थोड़ा सा बच्चों, ये हमने माना E1 वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा। ये हमने लिया E2 वेक्टर। अब हमें बिंदु P पे निकालना है। अब आप यहां देखेंगे कि धनावेश की वजह से E1 वेक्टर, ऋणावेश की वजह से E2 वेक्टर। तो यहां पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों को इनके अपघटकों में, यानी कि जो इनके घटक होते हैं, हम इनके घटकों में इनको तोड़ लेंगे। एक जो हमारा क्षेत्रीय घटक यानी कि क्षैतिज घटक, और एक हमारा ऊर्ध्व घटक। 11वीं क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इस E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को जो हम घटकों में डिवाइड करेंगे, तो ये तो हो गया E1 वेक्टर का ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा। ठीक है, ये अगर हम थीटा लेके चलें कि ये एंगल क्या है, थीटा है, और इसका क्षैतिज ये आ गया आपका E1 cos थीटा। ऐसे ही E2 का ये ऊर्ध्व घटक E2 साइन थीटा, और इधर ही आएगा आपका E2 cos थीटा, क्षैतिज घटक अगर आप देखते हैं। ठीक है, तो जब हम इनका परिणामी निकालेंगे बिंदु P पर, तो ये आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। अब इसमें अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब ये A है डिस्टेंस, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, ये होगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि जो आपका कर्ण बन गया पाइथागोरस थ्योरम से, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2। ठीक है, अब यहां पे फिर वही तरीका कि अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं, तो अब की बार दूरी क्या आएगी, ये आएगी बच्चों। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ठीक है, इसका सिर्फ हम परिमाण अगर लेके चलें तो E1 क्या आएगा बच्चों, 1/4πε0, और आवेश है हमारा Q, और डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर।
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एपी की ओर, ए से पी। अगर आप देखें तो ये तो स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आपका Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर आप देखें माइनस Q की वजह से, तो आपका कर्ण तो इधर भी यही होगा, दूरी तो इधर भी यही होगी, सेम ही होगी ना बच्चों। तो इसी प्रकार माइनस क्यों आवे इसके कारण, अगर आप परिमाण देखते हैं इसमें तो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और किधर से होगा? P से B की ओर, P से B की ओर। ठीक है ना? तो हमें तो परिणाम ही निकालना है बिंदु P पर। तो अगर बच्चों आप ये ऊर्ध्व घटक देखते हो तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बिल्कुल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि E1 साइन थीटा से E2 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल परिमाण में समान है और इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो फिर बिंदु P पर तीव्रता कहां से निकल के आएगी? इन दोनों की वजह से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। कैसे? अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तो क्या होगा? E वेक्टर इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और आपका P कैप। ठीक है, E1 E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर आप देखें भाई cos थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा पी कैप। अगर बच्चों मैं ये कहूं कि x प्लस एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 2x। तो यहां देखें बिल्कुल दोनों सेम हैं। अगर हम इसको x लें, इसको x लें, ये x और दोनों अगर आपस में प्लस हो रहे हैं तो क्या हो गया? 2x। तो आप इसको ऐसे यहां भी लिख सकते हो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारा cos थीटा और ये आपका पी कैप। अब अगर मैं यहाँ cos थीटा की वैल्यू देखें बच्चों, देखना एक मिनट जरा पीछे। अगर आप यहां से cos थीटा निकालते हैं, ये है एंगल आपका, तो यहां से cos थीटा क्या आएगा? क्या होता है? आधार बटे करण। तो आधार क्या है? a और करण क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये cos थीटा की वैल्यू उठा करके हम कहां रखते हैं? पीछे रखते हैं। तो रखो जी यहां पे cos थीटा की। इस 2 को हम अभी तो आगे रहने दो, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये cos थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? जो पीछे हमारी वैल्यू आई थी a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू पी कैफ। तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, गुणा में, तो ये a के साथ भी हम लगा सकते हैं। तो q मल्टीप्लाई 2a, यहां घात है 1, यहां है 1/2 यानी कि 1/2,
गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जब एक में आप आधा जोड़ेंगे तो यानी 1.5 बना, यानी कि 1 + 1/2 क्या आ गया, 3/2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पी कैप। अब यहां अगर हमें वही कंडीशन लेके चलें कि r की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, कि भाई यदि r इज ग्रेटर देन a, तो तब a स्क्वायर क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 के। a स्क्वायर क्या होगा, इक्विवेलेंट 0 के हो जाएगा। और हमें ये पता ही है कि क्यों मल्टीप्लाई 2a आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम p वेक्टर लिख लेंगे। तो e वेक्टर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p, क्योंकि क्यों मल्टीप्लाई 2a की जगह क्या हो गया p, और अपॉन में जब ये a स्क्वायर 0 हो गया, a स्क्वायर क्या हो गया 0, तो r स्क्वायर की पावर क्या हो गई, ये पावर होगी बच्चों 3/2 इंटू पी कैफ। तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि जब घात की भी घात हो तो उनकी गुणा हो जाती है। और यहाँ पे 2 की जब गुणा आप करोगे 3/2 से, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो ये आ गया आपका ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आपका p/r³ इंटू पी कैफ क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, पी कैफ। ये डायरेक्शन को शो कर, ये आ गया जी हमारा डेरिवेशन। अगर सिर्फ परिमाण आप देखते हो तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण लेना होता है, तो p/r³। अब एक चीज तो बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है अक्षीय और निरक्षीय में, निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय से क्या होती है, आधी होती है। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि E इसमें अक्षीय पोजीशन में, यानी अक्षीय में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 2 गुना है किससे, E निरक्षीय से। दोनों के डेरिवेशन अगर आप देखते हैं तो अक्षीय में यहां आता है 2p और निरक्षीय में आया है सिर्फ p, तो आप कह सकते हो कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए दोगुनी होती है निरक्षीय से। ठीक है बच्चों, दोनों ही डेरिवेशन आपको क्या करने हैं, बहुत अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक हैं बच्चों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको दोनों अच्छे से करने हैं। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चों अगर आप अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आप ये एकदम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि एक कहावत भी है बच्चों, हमारे गांव देहात में बोला जाता है कि जब ओखली में सर रख ही लिया है तो मूसड़ से क्या डरना। मूसल होता है ना, ओखली होती है जिसमें धान वगैरह पहले कूटते थे, कि अगर ओखली में सर रख ही लिया है तो मूसल से क्या डरना। तो अब जब हमने 12th क्लास में चूज किया है विज्ञान वर्ग को, जो हमने साइंस ली है, तो बच्चों अब डरना क्या। अब हमको बिना डरे क्या करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ कर्म करना है। हमारे हाथों में क्या है, सिर्फ कर्म है। और हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से कर्म करेंगे, तो हमें अपना अच्छा जो परिणाम मिलेगा, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई भी हमको नहीं रोक सकता। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।